स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंपावत में सड़क निर्माण कर रहे मजदूर पर हमला। गुलदार ने सड़क निर्माण में लगे मजदूर पर हमला किया है और गुलदार के हमले में मजदूर घायल हुआ है। गुलदार का आतंक लगातार इस इलाके में देखा जा रहा है और यहाँ सड़क निर्माण कर रहे मजदूर पर गुलदार ने हमला कर दिया। और आपको बता दें कि गुलदार के हमले में जो मजदूर था वो घायल हो गया है। सड़क निर्माण कर रहे थे मजदूर, जिससे गुलदार ने इस मजदूर पर हमला कर दिया, जिससे घायल हो गया। और बाकी जो वहां पर मौजूद थे मजदूर, वो अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागे। ये तस्वीरें भी कैद हुई हैं। और अनुज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, कौन से इलाके का ये मामला है और फिलहाल मजदूर की क्या हालत बताई जा रही है? आयुषी जी, आपको बताना चाहूंगा, चंपावत का सिटी क्षेत्र है, एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ये सड़क निर्माण कार्य में लगा हुआ था नेपाली मजदूर, जिससे सुबह के वक्त ये अचानक एक गुलदार ने हमला कर दिया। और ये तो गनीमत रही कि इसके कुछ साथी पास में ही काम कर रहे थे, जिन्होंने मचाया और इसकी आवाज सुन के गुलदार पे हमला किया। और उन्होंने अपने तरीकों से पूरी कोशिश करी कि वो शोर मचाएं। गुलदार जल्दी जा नहीं रहा था, ये भी बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि गुलदार वहीं रुका हुआ था। हाँ। वो इस ताक में था कि वो मजदूर को लेके जाएगा अपने साथ खींच के, मगर उसके साथियों ने पूरी जाबाजी दिखाते हुए और अपनी जान पे खेल के अपने साथी को बचाया और निकट के अस्पताल पहुंचाया, जहां अभी मजदूर का इलाज चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सर पे चोट लगी है। ठीक है। और इस बारे में वन विभाग को भी सूचना दी गई। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वन विभाग को सूचित कर दिया गया है, लेकिन ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, मौके का ये वीडियो भी सामने आया और उसमें गुलदार की चहलकदमी आप देख सकते हैं। और अगली खबर पौड़ी से है। पौड़ी में भी गुलदार का आतंक देखने को मिला है। प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने मुख्य वन संरक्षक सुशांत कुमार पहुंचे हैं। कई इलाकों में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। तो गुलदार का आतंक और कई बार जो गुलदार है वो देखा जा चुका है इस इलाके में। आज आपको बता दें कि वन निरीक्षक पहुंचे, जहां वन संरक्षक पहुंचे हैं सुशांत कुमार, और कई इलाकों में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि कई जो लोग हैं उन पर हमला भी अब तक गुलदार कर चुका है। और इसीलिए आज जो प्रभावित इलाके हैं उनका निरीक्षण करने ये मुख्य वन संरक्षक पहुंचे थे। शहर के आसपास अभी जो गुलदार दिखाई दे रहा है, इस संबंध में हमारे स्टाफ नियमित रूप से गश्त कर रहे हैं और हमारी क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी पूरी साजो सामान के साथ लोगों में कॉन्फिडेंस देने के लिए पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। और जहां पर लेपर्ड दिखाई दे रहा है वहां पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत जन मानस की क्षति ना हो। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाए जाने पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी को लेकर सरकार जो बात कर रही है वो सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ही नहीं सकती है। कॉमन सिविल कोड की जो बात सरकार कर रही है वो सरकार का एक केवल राजनीतिक नारा है, एक राजनीतिक जुमलेबाजी है। सरकार उसको कर ही नहीं सकती है। अगर सरकार ईमानदार है, ईमानदारी से लागू करना चाहती है, पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार जब संविधान में संशोधन करेगी तब पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। अगर राज्य सरकार करना चाहती है, ठीक है, आपने विधानसभा में ले आए, आप करेंगे आप उसको, तो आप समिति का कार्यकाल क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? आप एक टाइम फ्रेम कार्यक्रम जारी करिए। आपकी कमेटी को इतना कौन सा समय चाहिए कि जो आप 6 महीने का समय और बढ़ा रहे हैं? केवल राजनीति करने के लिए, एक समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बातें सरकार कर रही है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। रवि, पहले तो कारण बताइए कि जो कार्यकाल बढ़ाया गया उसके पीछे कारण क्या बताया है, और जिस तरीके से इस कार्यकाल को बढ़ाया है उसे देखते हुए अब ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि जो ये ड्राफ्ट है इसे तैयार करने में और समय लग सकता है।
हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से 6 महीने का जो वक्त है वो पूरा हो चला था यूसीसी का, और ऐसे में जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उसमें मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से ही 6 महीने का कार्यकाल अभी और चाहिए, क्योंकि कमेटी जिस तरीके से एक मजबूत कानून बनाने का जो मसौदा है वो सरकार को सौंपेगी, तो उससे पहले पूरी स्टडी इस पर होनी चाहिए। अभी तक यूसीसी को लेकर 2,25,000 जो सुझाव हैं वो सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को ये लगता है कि अभी कुछ और ऐसे सुझाव जो लोगों से लिए जाने चाहिए ताकि एक मजबूत कानून प्रदेश में लागू किया जा सके। यही वजह है कि 6 महीने का कार्यकाल यानी कि मई 2023 तक कमेटी को और समय दे दिया गया है कि कमेटी इस पर जो भी कुछ और काम करना चाहती है, इसकी बारीकियों पर जाना चाहती है, लोगों से और सुझाव लेना चाहती है, तमाम ऐसे वर्ग जो सुझावों में अगर छूट गए हों उनसे बातचीत करना चाहती है तो उनसे बातचीत कर सकती है। और यही वजह है कि 6 महीने का कार्यकाल इस जो ड्राफ्ट कमेटी जो तैयार की गई थी उसके लिए और दिया गया है कि 6 महीने का आपके पास और समय है, आप इसमें और बारीकी से एक मजबूत कानून के लिए काम कीजिए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से यूसीसी को लेकर पहले ही सरकार ने बात कही थी, जब शुरुआती बात थी उस वक्त चुनाव का दौर था, तो ऐसे में लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर है कि कोई भी राज्य सरकार यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर ही नहीं सकती, इसके लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ऐसे में लगातार कांग्रेस इस सवाल उठा रही है कि अगर सरकार यूसीसी कानून को यहाँ पर प्रदेश में लागू करना चाहती है तो पहले उसके लिए जो एक समय सीमा निर्धारित की गई थी उसके बाद 6 महीने के और समय की मांग आखिर क्यों पड़ी। यानी कि कांग्रेस का कहना है कि अगर आप यूसीसी को यहाँ पर लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक जो समय सीमा है उसको सरकार निर्धारित क्यों नहीं करती। और आरोप लगाते हुए कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है और लोगों के बीच इस तरीके की राजनीति माहौल को तैयार करने के लिए यूसीसी ड्राफ्ट के समय को बढ़ाया गया है। लेकिन फिलहाल जो भी मौजूदा स्थितियां हैं अगर इस पर गौर किया जाए तो प्रदेश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो उसकी कुछ भी ऐसी चीज़ें ना छूट जाएं जिस पर कि कोई सवाल खड़े हों या फिर सरकार को इसको लेकर फिर वापस बैकफुट पर आना पड़े या फिर इसमें कुछ संशोधन करना पड़े। तो सरकार ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू हो लेकिन उसकी पूरी बारीकियां जो है पूरी हर एक चीज़ को उस मसौदे को तैयार किया जाए, तमाम वर्गों से राय मशवरा किया जाए और उसके बाद ही इस कानून को यहाँ पर लागू किया जाए। यही वजह है कि अब माफ कीजिएगा मई 2023 तक अब सरकार विपक्ष की निशानी पर है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है और इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मजबूत कानून बनने के लिए कमेटी का अतिरिक्त समय की जरूरत थी, जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। यूसीसी चूँकि बहुत ही सघन तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रही है, अनेक स्थानों पर जाकर उन्होंने जनसंवाद स्थापित किए हैं, कई कार्यशालाएं की हैं और लगातार ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में कुछ समय और लगेगा, इसलिए हमने उसको 6 माह के लिए विस्तारित किया है, लेकिन उससे पहले ही जो है यूसीसी अपना काम कर लेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से धर्मांतरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उत्तराखंड में धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ये उनका कहना है और धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानून। देहरादून से बड़ी खबर, धर्मांतरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया। इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी। हमारे प्रदेश के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर जहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तमाम प्रकार से जो एकांत पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं उनको तमाम प्रकार से प्रलोभन देकर, डरा कर, लालच देकर या गुमराह करके उनको तमाम तरह से धर्मांतरित किया जा रहा था, मतांतरित किया जा रहा था। इसलिए हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा और जो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या जिसकी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलितता होगी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा और 10 साल का हमने इसमें कारावास का भी प्रावधान किया है। इधर जिलों के अधिकारियों को अब जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकें भी करनी होगी। सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल है। लंबे समय से जो समन्वय होता था जिला स्तर पर पुलिस के अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ, वो रुका था और क्योंकि पहल फिर मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी पहल है। उन्होंने अपने सभी जिले के अधिकारियों को विशेष निर्देशित किया है, चाहे पुलिस महकमे से जुड़े हों, चाहे विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी हों, कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर और समस्याओं का समाधान करें। उनके विषय जनता के सम्मुख आने चाहिए और समाधान के रास्ते निकलना चाहिए। इसके लिए समन्वय की बैठकें हर महीने हो, ये सब इसके लिए आदेश सरकार द्वारा कर दिए गए।
और इसी बीच कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, पिंडर नदी पर पुल पार करते वक्त एक हादसा हो गया है। पुल से गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है। देवाल ब्लॉक में पिंडर नदी पर ये पुल बना हुआ है, जिसमें गिरने से मां और बेटी की मौत हो गई है। एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया, जिसने दोनों के शवों को बरामद कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ के रेस्क्यू करते वक्त की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से रेस्क्यू इन दोनों शवों को एसडीआरएफ की तरफ से किया गया है। इधर मसूरी में अवैध निर्माण के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। इस दौरान प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने देहरादून मसूरी मार्ग पर कई जगह पर अतिक्रमण कर रखा था और निर्माण भी कर लिया था। शिकायत के बाद उसी निर्माण को तोड़ा गया है। उधर लोग अब प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मनमानी करी है। ये प्रॉपर्टी जो आप सामने देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी कई 3 साल से सीज थी और अपने आप ही बिना नोटिस दिए हुए, बिना किसी कार्रवाई किए हुए इन्होंने जो है इनका ध्वस्तीकरण कर दिया है। देहरादून से मसूरी रोड पे 1 माह पहले चिन्हीकरण का कार्य किया था, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, एमडीडी है, फॉरेस्ट है, राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी था। उन चिन्हित करने के बाद उनको बता दिया था कि आप हटा लें जो इंक्रोचमेंट है। जो इलीगल इंक्रोचमेंट थे वो कल हमने हटाए थे, हटेंगे क्योंकि लोगों ने बड़े अवैध रूप से बड़े असुरक्षित स्ट्रक्चर बनाए हैं। और आप देख रहे हैं कि लोहे के केवल जो सरिया वरिया खड़ी कर रखी हैं, उनमें पता नहीं लोड बियरिंग कैपेसिटी है भी कितनी है, तो इस जान माल का खतरा ना बन जाए बाद में। ये जिन सबको हटाने के लिए निर्देश एमडीडी ने पहले भी जारी किए थे। और इसी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है। गणेश जोशी से इस पूरे मामले में कार्रवाई रुकवाने की मांग की है। तो मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला है। लोगों का विरोध प्रदर्शन भी इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है। आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से लोगों ने मुलाकात की है और कार्रवाई रुकवाने की मांग इन लोगों की तरफ से की गई है। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से कई जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया है और अब प्रशासन की कार्रवाई पर कई दुकानदार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर हमने देखा प्रदर्शन भी लोगों की तरफ से किया गया। उत्तराखंड में अपराधी तो बेखौफ है ही और अब आम आदमी के दिलों से भी लगता है कि कानून का खौफ खत्म हो रहा है। देहरादून में कुछ लोगों ने एक लड़के की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। सवाल यहां भी उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं। खुलेआम हमारे आदमी की हत्या कर दी गई है और पुलिस देखती रह गई है। अपराधी आके जूतों के नीचे रौंद दे रहा है और सरकार देख रही है। पुलिस मिली हुई है, अपराधियों से मिली हुई है, संरक्षण दे रही है कि सब मिली भगत है और हमको तो सीधे सीधे उसकी धारा 302 पे अरेस्टिंग चाहिए। देहरादून में मारपीट के दौरान घायल हुए विपिन रावत ने दम तोड़ दिया, मगर विपिन की मौत कई सवाल खड़े कर गई। सबसे पहले पुलिस की भूमिका पर सवाल। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मामले में लापरवाही बरती है। पुलिस वालों ने इस केस में ना, जहाँ तक हमारा वाला केस है, इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। कहाँ 5 दिन तक हमको आश्वासन देते रहे कि भाई अरेस्ट कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाप को उठाएंगे, नहीं होगा तो उसकी कुड़की कर देंगे। लेकिन जब टाइम दिया, जो टाइम हमको उन्होंने अरेस्टिंग या कुड़की करने का दिया था, उस टाइम पे हमको बेल दिखा देते हैं। इसके मतलब वो उसका बेल का इंतजार कर रहे थे। सबूत मिटाए जाते हैं, वीआईपी को बचाया जाता है, कुछ नहीं होता। लोग आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन में बैठते हैं, उनकी पिटाई होती है। इस राज्य में जगदीश मर जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। इस राज्य में केदार भंडारी मर जाता है, बिना एफआईआर के उसको गिरफ्तार किया जाता है, वो मर जाता है। आज नई कड़ी के रूप में हमारा विपिन रावत मारा गया है। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो अब कहीं जाकर लखीबाग चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अधिकारी मान रहे हैं कि मामले में पुलिस की तरफ से कोई चूक जरूर हुई है। सूचना आई थी जिसमें कि 2 लड़कों के झगड़े में एक के सर पे चोट थी, तो उस संबंध में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और डॉक्टर के बयान के आधार पर हमने उसमें 307 की बढ़ोतरी की थी। उस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच जो है अभी सूचना आई है कि जो उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है, तो इसमें हम लोग जो है संबंधित धाराओं को हमने बढ़ोतरी कर दिया और उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। 23 नवंबर की विपिन के साथ देहरादून में कुछ लड़कों ने मारपीट की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, मगर विपिन की जान नहीं बच पाई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ धारचूला में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। तटबंध का काम कर रही कंपनी की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और भारत की तरफ से अपने क्षेत्र में तटबंध बनाया जा रहा है। साइड में नेपाल के द्वारा लगातार पत्थरबाजी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें धारचूला में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। तटबंध का काम चल रहा है और तटबंध का काम कर रही कंपनी की तरफ से ये पत्थरबाजी हुई है। और चलिए नीरज फिलहाल इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, किन की तरफ से ये पत्थरबाजी की गई है, क्या जानकारी अभी तक मिल रही है और क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस मामले पर? जैसे कि आयुषी आपको बताना चाहूंगा, नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में किए जा रहे तटबंध निर्माण कार्य पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। काफी समय से इस पर नेपाल के द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। आज भी नेपाल के द्वारा जो यहाँ पे हमारे भारतीय क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी है अरुण कंपनी, उसके ऊपर नेपाल के द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे पत्थरबाजी की है, जिसके बाद यहाँ पे प्रशासन सक्रिय हुई है। यहाँ पे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे नेपाल पे कड़ी नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से नेपाल के द्वारा यहाँ पे हरकतें की जा रही है। नेपाल के द्वारा लगभग आधे 1 घंटे से लगातार पत्थरबाजी जारी की गई है। जी नीरज, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि कंपनी की तरफ से ये पत्थरबाजी की जा रही है, तो क्या अभी तक इन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की है? उन पर किसी कार्रवाई की तैयारी अभी तक प्रशासन की तरफ से? जैसे कि आयुषी बताना चाहूंगा कि जो इंडिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी है अरुण कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर नेपाल के द्वारा पत्थरबाजी की गई है जी। और यहाँ पे लगातार ही नेपाल के ओर से कंटिन्यू पत्थरबाजी जारी है। और यहाँ पे दोनों जगह नेपाल में भी और भारतीय क्षेत्र में भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नेपाल में भी कुछ अराजक लोग हैं जिसके द्वारा लगातार हमारे भारतीय क्षेत्र में तटबंध कार्य में निर्माण में खलल पैदा किया जा रहा है। चलिए नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ और अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे नेपाल की तरफ से लगातार ये पत्थरबाजी की जा रही है और बताया जा रहा है कि तटबंध जो कंपनी करवा रही है उनकी तरफ से ये पत्थरबाजी करवाई जा रही है। अब प्रशासन इस पूरे मामले पर उन्होंने संज्ञान ले लिया है और आगे कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई है किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। भारत की तरफ से अपने इलाके में तटबंदी बनाई जा रही है और इस बीच नेपाल की तरफ से लगातार ये पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है और कई बार लोग इसकी शिकायत भी कर चुके हैं और अब जाकर प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कर रहा है। धारचूला से तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा सबसे पहले आपको दिखा रहा है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे नेपाल की तरफ से लगातार ये पत्थरबाजी की जा रही है। तटबंध का निर्माण करवाया जा रहा है और इस बीच निर्माण के दौरान ही लगातार ये पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। आज से पहले भी ऐसी कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के हर जिले में ड्रोन स्कूल खोलने पर अब काम किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि ड्रोन के जरिए सरकारी और प्राइवेट विभागों के काम आसान किए जाए और प्रदेश में सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं में युवाओं को ड्रोन से संचालन को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से विभागों में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, उन जरूरतों को भी चिन्हित किया जाएगा। हर जनपद स्तर पर ड्रोन स्कूल की स्थापना करेंगे, जिसमें कि हम लोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो हम ट्रैफिक मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, साथ में जो ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन की बात, हम अगर डीप हिल से सामान लेकर अगर रोड हेड तक लाना हो तो उसकी बात करते हैं। साथ में हम इसमें माइनिंग में कैसे ड्रोन यूज़ सकता है, गार्बेज डिस्पोजल में कैसे यूज़ हो सकता है, सिटी सर्वेलेंस में कैसे यूज़ हो सकता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिपार्टमेंट्स को हम लगातार ट्रेन कर रहे हैं। अभी आपने देखा फॉरेस्ट, इरिगेशन, इन सब डिपार्टमेंट में भी ड्रोन का जो यूज़ हो रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की भी टीम हमारे यहाँ ट्रेन होकर भी गई है। इधर पिथौरागढ़ के मुवानी के महिला आश्रम में जल्द ही आवासीय स्कूल की शुरुआत होने जा रही है। आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का काम शुरू हो चुका है और काम पूरा होने के बाद यहां पर बच्चों की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। वर्तमान में विद्यालय में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक कुल 11 कक्षाएं चलती हैं, जिसमें आसपास के लगभग 25 गांव के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। विद्यालय को भविष्य में CBSE से मान्यता प्राप्त कर कक्षा 12 तक का अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बनना तय हुआ है। इधर पौड़ी जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों और शिशु मृत्यु दर में कमी पर डीएम ने गंभीरता दिखाई है। डीएम आशीष चौहान ने इसे लेकर स्वास्थ्य
अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीएम ने इसके लिए 12 से 22 दिसंबर तक एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाने को भी कहा है। इसके साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए एक मॉनिटरिंग ऐप भी बनाई गई है। सफाई व्यवस्था को लेकर एक फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम है और थर्ड हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को हम लोगों ने मॉनिटर करने के लिए एक ऐप बनाया है। तो उन तीनों चीज़ों को यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।